हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि जेबी गुप्ता बुक से है। तो एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 तक का हमने सॉल्यूशन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 93 से देखते हैं। तो 93 है बंडल कंडक्टर रिड्यूस। तो जो हम बंडल कंडक्टर यूज करते हैं वो क्या रिड्यूस करता है? ऑप्शन क्या है? सरफेस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ कंडक्टर, इंक्रीज द लाइन रिएक्टेंस, डिक्रीज द लाइन कैपेसिटेंस। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए, बंडल कंडक्टर यूज करने से ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना लॉस होता है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। पहला पॉइंट है कि बंडल कंडक्टर आप यूज करते हो तो कोरोना लॉस क्या होता है? रिड्यूस। कोरोना लॉस रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर कंडक्टर का जो डायामीटर है वो क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। तो एक पॉइंट आपको नोट करना है कि बंडल कंडक्टर जब भी हम यूज करते हैं तो जो कंडक्टर का इफेक्टिव डायामीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो कोरोना लॉस है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कंडक्टर के सरफेस पर, ठीक है, जब कोरोना लॉस अगर रिड्यूस हो गया, ध्यान से समझना कि मैंने ये देखिए जैसे कंडक्टर है, इसके सरफेस पे क्या होता है? ये जो जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस लगता है, जो आय मतलब कि एयर का आयनाइजेशन होता है और कंडक्टर के ऊपर जाके चिपक जाता है, वही क्या है? एक प्रकार से कोरोना लॉस है। लेकिन जब हमने डायामीटर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा कि इसके सरफेस पे ये जो स्ट्रेस लग रहा था ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस लग रहा है कंडक्टर के ऊपर वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कि सरफेस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक मतलब स्ट्रेस लग रहा था कंडक्टर के सरफेस पे वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कोरोना लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिपेंड्स ऑन। तो कोरोना लॉस जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में किस चीज़ पर डिपेंड होता है? क्या वो मटेरियल पर डिपेंड करता है? क्या वो हाइट ऑफ कंडक्टर पर या फिर डायामीटर ऑफ कंडक्टर पर? तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना लॉस जो है वो किस पर डिपेंड करता है? डायामीटर पर। तो डायामीटर पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब कोरोना लॉस डिपेंडेंट ऑन डायामीटर ऑफ द कंडक्टर। डायामीटर ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कोरोना अकर्स बिटवीन टू ट्रांसमिशन कंडक्टर व्हेन दे। कोरोना आपका अकर होता है दो कंडक्टर के बीच में जब वे क्या होंगे? हैव हाई पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्लोजली स्पेस्ड, कैरी डीसी पावर, बोथ ए एंड बी। क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर हम बात करें तो बेसिकली जब हम कोरोना के बारे में पूरा शुरू में पढ़े थे और एक मैंने थियरी पे मतलब कोरोना से इम्पोर्टेंट पूरी डिस्कशन जो है वो एक वीडियो में किया है, तो उसमें हमने ये देखा है कि कोरोना जो है बेसिकली जब दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस अगर कम है तो कोरोना जो होगा वो जल्दी इनिशिएट हो जाएगा, कोरोना जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर एक कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, तो जो कोरोना होगा वो अकर होगा, लेकिन उसका जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होगा वो हाई हो जाएगा। यानी पहले अगर मान लीजिए कि उसका आरएमएस में 21.1 आरएमएस वैल्यू है किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है मैक्सिमम वैल्यू। तो इस पर कोरोना हमारा क्या होता था? अकर हो जाता था। बट अगर डिस्टेंस को हम थोड़ी सी इंक्रीज कर दें तो कोरोना जो हमारा इनिशिएट होगा, कोरोना जो हमारा पैदा होगा वो थोड़ा हाई वोल्टेज पर पैदा होगा। क्लियर है? और डिस्टेंस अगर कम कर देंगे तो फिर कोरोना हमारा जल्दी से इनिशिएट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? तो पहली बात, कोरोना डिपेंड किस पे कर रहा है कि वो क्लोजली स्पेस्ड हो, इस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हैव हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो कंडक्टर है, दोनों का जो पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या रखा जाए? अगर हाई रख दिया जाए तब भी कोरोना बहुत जल्दी अकर हो जाता है। ठीक है? तो जो कोरोना होगा बेसिकली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में होता है। एक पॉइंट आपको यहाँ से और नोट करके रखना है कि जो एच बी ए सी लाइन है, एच बी ए सी लाइन, इसमें कोरोना इसमें कोरोना ज़्यादा होता है, कोरोना लॉस ज़्यादा होता है। और एच बी डी सी लाइन जो होती है इसमें कोरोना कम होता है।
इसमें कोरोना क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जो कोरोना लॉस है ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा तो एसी की फ्रिक्वेंसी हमारे इंडिया में कितनी होती है, 50%, सॉरी 50 हर्ट्ज, और इसमें जो वेरिएशन होता है +- 3% का आप कर सकते हो। क्लियर? याद करना मैंने क्या बोला कि इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज, और उसमें वेरिएशन कितना कर सकते हो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग, तो +- 3%। और जो HVDC है तो ये DC है, तो DC में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 0। अगर फ्रिक्वेंसी 0 होगी तो कोरोना हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो कोरोना रिड्यूस होगा, ये नहीं कि कोरोना 0 हो जाएगा, कोरोना 0 नहीं होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, 95 वाला जो है उसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा। चलिए अगला देखते हैं 96 का। इन हमिड वेदर द कोरोना अकर्स एट ए वोल्टेज। अब देखिए हमिड वेदर में मैंने जो वीडियो में मतलब कोरोना के बारे में डिस्कस किया है उसमें हमने ये चीज़ देखा था कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा उस पर भी हमारा कोरोना क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। उस पर हमारा कोरोना क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो थोड़ा नमी वाला मौसम है, हमिड वेदर है, ठीक है, हमिड वेदर है, तो कोरोना हमारा जल्दी इनिशिएट हो जाएगा। यानी कि जो वोल्टेज हमको चाहिए कोरोना इनिशिएट करवाने के लिए वो बहुत कम वोल्टेज चाहिए। लेकिन अगर मौसम थोड़ा सा मतलब हमीड नहीं है, थोड़ा अलग मौसम है, तो वहाँ पे आपका कोरोना वोल्टेज यानी आपका ऐसे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो होगा वो आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कोरोना हमारा जल्दी इनिशिएट नहीं होगा। तो याद रखना है नमी वाले सीज़न में, नमी वाले मौसम में कोरोना हमारा बहुत जल्दी इनिशिएट हो जाता है। क्लियर है? तो इन हमिड वेदर द कोरोना अकर्स एट ए वोल्टेज। तो अगर हम देखें तो मच लेस देन नीड इन फेयर वेदर, यानी कि अगर अच्छा मौसम है तो उससे बहुत ही कम वोल्टेज पर आपका कोरोना अकर हो जाएगा हमिड वेदर में। ठीक है, अगर मौसम आपका बहुत सही है तो आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होगा कोरोना अकर करवाने के लिए। लेकिन अगर हमिड वेदर है तो बहुत कम वोल्टेज पर कोरोना आपका क्या हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज। इफेक्ट क्या होता है कोरोना, कोरोना बेसिकली क्या है, कोरोना से हमें क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, आप बस इतना बताओ। तो ऑप्शन क्या है कि द इफेक्ट ऑफ कोरोना इंक्रीज एनर्जी लॉस, इंक्रीज रिएक्टेंस, इंक्रीज इंडक्टेंस, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना वो क्या हो सकता है। कोरोना से आप क्या देखते हो, कोरोना से आप कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पूरे सिस्टम में एक लॉस जनरेट होता है। ठीक है, जिसको आप कहते हो कोरोना लॉस, कोरोना लॉस। तो इससे क्या होता है कि पावर लॉस ही होता है, इससे क्या होता है, एनर्जी का लॉस ही होता है। बाकी इससे ना तो रिएक्टेंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ना तो इंडक्टेंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल क्या मतलब इंक्रीज होगा, आपका एनर्जी लॉस इंक्रीज हो जाएगा कोरोना के कारण। कभी कभी पूछता है कोरोना का एडवांटेज क्या होगा, कि कोरोना का क्या एडवांटेज है। तो ये जो सर्ज है ना आपके पास, जो सर्ज आके ट्रांसमिशन लाइन पे गिरती है उसमें जो स्टेपनेस होती है, स्टेपनेस उसको क्या करता है, एक नॉन साइनोसाइडल होता है, उसको कोशिश करता है साइनोसाइडल फॉर्म में बनाने का। जो सर्ज इम्पिडेंस है, जो सर्ज मतलब जो सर्ज आपके पास ऐसे बना रहता है, इसको क्या करता है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सही करता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्ज होगा उस सर्ज को मिनिमाइज करने के लिए कोरोना हमारा इफेक्टिव होता है, और मात्र एडवांटेज यही होता है, सर्ज इम्पिडेंस को कम करता है। ठीक है, सर्ज इम्पिडेंस नहीं, सर्ज लोडिंग को आप कह सकते हो, या फिर सर्ज जो आ रही है, जो ट्रांसमिशन लाइन पे आके गिरती है, जिससे हमारा वोल्टेज का जो मतलब कि साइनोसाइडल रहता है तो नॉन साइनोसाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलिए अब देखिए 98 है द लाइन करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीजेज। अब देखिए क्या है, जो चार्जिंग करंट है वो कोरोना लॉस के कारण क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कोरोना क्या इंक्रीज करता है, लाइन कंडक्टर, ओ सॉरी लाइन करंट, इफेक्टिव लाइन वोल्टेज, पावर लॉस इन लाइंस, द इफेक्टिव कंडक्टर ऑफ डायमीटर। तो 98 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो होगा वो होगा इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कंडक्टर। अब देखिए लाइन करंट सॉरी चार्जिंग करंट का इंक्रीज होना मतलब क्या है, ध्यान से समझो कि चार्जिंग करंट का इंक्रीज होना इसका मीनिंग है कि जैसे ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, ये मेरा एक कंडक्टर है, यहाँ पे हमारा कोरोना अकर हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कंडक्टर की साइज़ बढ़ गई है, तो इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं D2 है, और ये जो जहाँ पे कोरोना नहीं हुआ यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, D1 है।
अच्छा एक चीज़ ध्यान से आप देखो, इसमें सिर्फ इतनी गैपिंग है, इसमें इतनी गैपिंग है, ठीक है, इसमें इतनी गैपिंग है, तो बड़ा कौन है? D1, यानी डिस्टेंस हमारी D1 है और एक जगह डिस्टेंस D2 है। तो आप एक चीज़ बताओ, जो C होता है कैपेसिटेंस, ये होता है बेसिकली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका मतलब है अगर मान लो यहाँ C1 होगा और यहाँ C2 होगा, तो इसका मतलब D हमारा जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ C हमारा कम होगा। क्लियर है? क्योंकि एंटी प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये D1 का जो कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पे C1 क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब C2 जो होगा ये बड़ा होगा C1 से, C2 जो है वो बड़ा होगा C1 से। अब कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन होता है बेसिकली करंट से, आपको यही बताना है। तो देखिए C बराबर जो होता है वो होता I, सॉरी मैं देख लेता हूँ पहले, V बराबर जो होता है वो I इंटू XC होता है। तो V बराबर I इंटू XC का मतलब होता है 1/j⍵c, j⍵c। तो I बराबर होता है V इंटू j⍵c हो जाएगा। इसका मतलब अगर C जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्जिंग करंट ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्जिंग करंट का जो इफेक्ट आता है वो किसके कारण आता है? कैपेसिटर के कारण आता है। अगर कैपेसिटर के कारण आ रहा है, इसका मतलब अगर आपका कैपेसिटर इंक्रीज होगा तो चार्जिंग करंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि चार्जिंग करंट का इंक्रीज होने का मेन मकसद क्या है कि कंडक्टर का डायामीटर हमारा इंक्रीज हो गया। तो ध्यान से आपको मैंने दिखा भी दिया कि जैसे है यहाँ पे कोरोना हो रहा है तो यहाँ की डिस्टेंस मान लो D2 है, यहाँ नहीं हुआ है तो यहाँ मान लो D1 है। तो D2 जो है, सॉरी D1 जो है वो बड़ा है D2 से, तो इसका मतलब है कि जो C2 होगा वो बड़ा होगा C1 से। अगर C2 बड़ा है तो इसका मतलब है कि चार्जिंग करंट जो होगी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये जहाँ पे कोरोना हुआ है यहाँ पे चार्जिंग करंट हमारी इंक्रीज होगी और यहाँ पे चार्जिंग करंट हमारी कम होगी। बस यही पूरा ओवरऑल फिनोमेना था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? द कोरोना इज लाइकली टू अकर मैक्सिमम इन केस ऑफ। तो कोरोना जो है मतलब सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है? अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन और है 99 का, देखिए चांस ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो सबसे ज़्यादा चांस क्या है कोरोना का अकरेंस होने का? सबसे ज़्यादा मतलब किस टाइम पे आपका कोरोना होता है? हमिड वेदर में, ड्राई वेदर में, विंटर में, हॉट समर में। तो अगर हम बात करें तो हमिड वेदर में, मैंने अभी बात किया कि हमिड वेदर में सबसे ज़्यादा कोरोना आपका होता है, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का मान जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आंसर जो होगा आपका 99 का ए होगा। ठीक, देखिए अगला, कोरोना लाइकली टू अकर्स मैक्सिमम इन केस ऑफ। कोरोना जो होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में, ट्रांसमिशन लाइंस में, डोमेस्टिक वायरिंग में, सर्विस मेंस में। तो देखिए कोरोना जब होता है तो ये सबसे पहली बात तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में होता है। किस में होता है? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में होगा नहीं, डोमेस्टिक वायरिंग में तो कोई मतलब ही नहीं कोरोना होने का, सर्विस मेंस ये तो इसमें होना ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो होना ही नहीं है, सर्विस मेंस में होगा ही नहीं। तो आपका होगा ट्रांसमिशन लाइन में। किस में होगा? ट्रांसमिशन लाइन में। तो बेसिकली जो आपका कोरोना होगा वो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है और वहीं पर ही होता है, क्योंकि वहीं पे हाई वोल्टेज मिलता है और कहीं पे भी आपको हाई वोल्टेज नहीं मिलता। सर्विस मेंस की बात करें, डोमेस्टिक वायरिंग की, यहाँ पे आपको 230 वोल्ट मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो फिर 11 के भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोना अकरेंस नहीं होता, क्योंकि कोरोना अकरेंस के लिए जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका फिक्स किया गया वो 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर जो होगा ये आरएमएस में होगा। ठीक, आरएमएस में, और 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर जो डिपेंड ये किया गया है ये मैक्सिमम में किया गया है। तो ट्रांसमिशन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें तो 11 के भी आप मान सकते हो, और ये 30 किलो वोल्ट पे हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कोरोना का होना कम चांसेस होता है, सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन कोरोना। अब देखिए किसके कारण से कोरोना पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, कंडक्टर साइज, लाइन वोल्टेज, लाइन ऑफ कंडक्टर। तो बताइए फटाफट क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? ओ सॉरी, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो देखिए अगर एक चीज़ बात करें तो कोरोना का सबसे ज़्यादा इफेक्ट मतलब नहीं देखने को मिलेगा। किसके कारण? मैंने बात की इसमें कि कंडक्टर की स्पेसिंग पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के डायमीटर यानी साइज पे भी इफेक्ट करता है, लाइन वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पर तो डिपेंड करता है कोरोना। बट
लेंथ ऑफ कंडक्टर, आप कितनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रहे हो, इस पे आपका कोरोना डिपेंड नहीं करता है। आपका कोरोना सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, कंडक्टर साइज एंड लाइन वोल्टेज। मैंने क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला आपको दे रखा है, उस फॉर्मूले से आप चाहो तो हर एक चीज़ को आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखिए, द ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज दैट इट, अब देखिए क्या एक एडवांटेज है कोरोना का, मैंने अभी बताया ओनली एडवांटेज, एक ही एडवांटेज होता है, एक ही इसका फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा क्या है? प्रोड्यूस ए प्लीजिंग ल्यूमिनस ग्लो, मेक लाइन करंट साइनोसाइडल, वर्क एज ए सेफ्टी वॉल फॉर सर्च, ओजोन गैस इज प्रोड्यूस। तो देखिए इसमें क्या है, प्रोड्यूस प्लीजिंग ल्यूमिनस ग्लो, ये ल्यूमिनस ग्लो तो फ्लो कर मतलब कि आपको ग्लो करता है, इसका क्या ये एडवांटेज है? नहीं, ये डिसएडवांटेज है। मेक लाइन करंट साइनोसाइडल, लाइन करंट इसके कारण साइनोसाइडल नहीं होती, नॉन साइनोसाइडल होती है, ठीक है, जो कि एडवांटेज नहीं है। उसके बाद वर्क ऐसे सेफ्टी वॉल्व फॉर सर्च, सर्च के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। मैंने यही कहा था कि जो ट्रांसमिशन लाइन पे सर्ज पड़ती है उसी से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कंडक्टर से क्या रहता है आपका सेफ रहता है। देखो मैं कैसे बताऊं, जैसे ये जैसे आपका कंडक्टर है, ठीक है, सपोज ये कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, इसके ऊपर मान लीजिए ये जैसे लेयर एक चढ़ गई, लेयर चढ़ने का मतलब कि इसके ऊपर कोरोना हो गया, इसके ऊपर जब कोरोना हो गया ना तो इसके ऊपर कोई जब मतलब कि सर्ज पड़ेगी ऊपर से, मान लो बिजली गिरी इस पर, तो बेसिकली वो कंडक्टर के ऊपर बहुत कम इफेक्ट देगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना, एक छोटी सी बात है, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, तो कंडक्टर के ऊपर जो सर्ज गिरेगी क्या कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, कंडक्टर के ऊपर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी है, उसी लेयर से ये क्या हो जाएगी, सर्ज आपकी रिड्यूस हो जाएगी, कंडक्टर के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। इसलिए जो कोरोना होता है बेसिकली एक कैसा काम करता है, एक सर्ज वॉल्व की, यानी कि बेसिकली सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। उसके बाद ओजोन गैस इज प्रोड्यूस, ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है, बस ये एडवांटेज नहीं है, ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है, ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही एडवांटेज होता है कोरोना का, वो क्या करता है, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओइंग टू कोरोना, प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओइंग टू कोरोना, तो इम्प्रूव पावर फैक्टर, रिड्यूस पावर फैक्टर, कोरेट द मटेरियल, इम्प्रूव रेगुलेशन। अब देखिए हमने कोरोना का पूरा पूरा एकदम थ्योरी पढ़ा था, तो उसमें हमने ये नहीं देखा है कहीं पे भी कि पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट होगा, पावर फैक्टर रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोरोना इससे कुछ भी रिलेट ही नहीं करता है, कोरोना इससे कुछ भी रिलेट नहीं करता है। इम्प्रूव रेगुलेशन, रेगुलेशन पर भी डिपेंड नहीं करता है, कोरोना से रेगुलेशन वगैरह पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो वोल्टेज कुछ आपका घटेगा ना बढ़ेगा, वोल्टेज आपको उतना ही मिलता रहेगा ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोराइड द मटेरियल, यानी जिस मटेरियल का आपने कंडक्टर बनाया है ना, उस मटेरियल को क्या कर देगा, ये खुरदरा कर देता है, इसको क्या कर देता है, खुरदना, यानी कोराइड, कोरोइड कर देगा मटेरियल का, जब आपका उस सिस्टम में कोरोना अकर हो जाएगा। तो कोरोना अकर होने से बेसिकली होता क्या है कि जो मटेरियल का कंडक्टर आपने बनाया है वह कंडक्टर कोराइड हो जाएगा, खुरदरा बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट एनटीपी, नेशनल टेम्परेचर प्रेशर पे आपका जो अप्रोक्सीमेट ब्रेकडाउन होगा वो कितना होता है। अप्रोक्सीमेट ब्रेकडाउन कितना होता है, मैंने बताया था 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ये मैक्सिमम होता है। देखो अगर यहाँ पे 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर आरएमएस दिया रहता है तो फिर आपको ऑप्शन में टिक लगाने में दिक्कत होती, बट एक ही देगा, चाहे तो ये देगा चाहे ये देगा 30 किलो वोल्ट। तो आप इसको याद रखो कि जो एयर का ब्रेकडाउन होता है एटमॉस्फेरिक, जो नेशनल मतलब सॉरी नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो क्या होता है, वो आपका 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर आरएमएस में होगा, ठीक, और 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर आपका किस में होगा, मैक्सिमम में होगा, ठीक है, मैक्सिमम में होगा, ठीक है। तो गाइज प्रैक्टिस आप करते चलो, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो अगर आपको जैसे कि प्रैक्टिस सेट भी अगर चाहिए ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कि आप जैसे कि एक में 3000, एक मेडजी का बनाया हुआ है 3000 के अप्रॉक्स उसमें क्वेश्चन है, और एक जेई लेवल में बिल्कुल एकदम बेसिक जेई लेवल से अगर पूछें तो उसमें आपको लगभग
20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट में आपको क्या होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन टेक्निकल के हैं और इम्पॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन के संग है। आप चाहो तो उसका पीडीएफ परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो प्रैक्टिस जैसे ही आप निकलोगे ना, जब एग्ज़ाम आपका पड़ेगा, अभी तो मान लो फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ना तो आप ऐसा ना हो कि इस चक्कर में अभी आप नहीं पढ़ रहे हो कि चलो यार जब एग्ज़ाम होगा तो पढ़ेंगे, एग्ज़ाम होगा तो पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि जो आपके मतलब कि ऐसा ना हो कि जो आपसे अच्छे पढ़ने में नहीं थे, आपसे बहुत अच्छी नॉलेज नहीं रखते थे, बहुत अच्छा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं रखते थे, लेकिन इस लॉकडाउन का उन्होंने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया, लेकिन जब टाइम आया तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और आप पीछे चले गए। तो इम्पॉर्टेंट ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी से मेहनत करो, मेहनत करते रहो, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा हर जगह नीड होगी, हर जगह पेपर होंगे, वैकेंसीज आएंगी, सब कुछ होगा, सब कुछ नॉर्मल ही होगा आपका। अभी फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे ही रहेगी सिचुएशन ज़रूर सुधरेगी। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन पर कोई भी इफ़ेक्ट ना डालो, और अपनी प्रिपरेशन इफ़ेक्ट को मतलब अपनी प्रिपरेशन को आप कोई भी मतलब ये समझ जाओ कि कोई भी आप उससे समझौता नहीं कर सकते हो। आपको पढ़ना है और आपको अगर नौकरी लेनी है तो फिर आपको रेगुलर मेहनत करनी है और इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिसरप्टिव कोरोना बीइंग इन स्मूथ सिलेंड्रिकल कंडक्टर इन एयर एट NTP's इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द कंडक्टर सरफेस गोज अप टू। अब मैंने कितना बताया था, देखिए मैंने बताया था कि एक तो होगा 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखना, मैंने सेंटीमीटर बोला है, कितना बोला है, सेंटीमीटर। तो इसमें ना बटे सेंटीमीटर, देखो इसमें क्या है कि 21.1 किलो वोल्ट आरएमएस में होता है, क्योंकि एक तो आरएमएस में होगा और जब मैक्सिमम होगा तो 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ये मैक्सिमम में होगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ को आप जानो। तो उसके बाद ये आपका जो 21.1 किलो वोल्ट पीक अपॉन सेंटीमीटर, तो आपको याद नहीं होगा तो कहीं आप ये मार के ना चले हो, लेकिन आपको एकदम याद करना है, इसको देखना है, बार बार इसको रिपीट करते रहना है। ठीक है, 21 किलो वोल्ट एवरेज तो होता ही नहीं है, गलत है। 21 किलो वोल्ट आरएमएस बटे मीटर। अच्छा मीटर है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मीटर के चक्कर में मार के चले आओ, तो ये भी आपको याद रखना है कि बटे में जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये मीटर नहीं होगा, ये मीटर गलत है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, देखिए ठीक है। तो अगर बात करें डिसरप्टिव वोल्टेज की, तो बेसिकली जो पोटेंशियल ग्रेडियंट उस कंडक्टर के ऊपर लग रहा है, जिससे जो एयर थी उस पार्टिकुलर कंडक्टर के इर्द गिर्द वो क्या हो रही, ब्रेक डाउन हो गई, तो इसी को हम बोल देते हैं डिसरप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, यानी वह वोल्टेज जिस पर एयर का ब्रेक डाउन हो जाता है और कोरोना आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोरोना अकर होना स्टार्ट हो जाता है, दिखता नहीं है, दिखता जब है तो आपका क्या होता है, वो होता है विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। बट आपको सिर्फ डिसरप्टिव वोल्टेज की बात करें, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, तो यहाँ पे आपको कोरोना अकर होता है, दिखता नहीं है। ठीक है, अब देखिए द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर की होती है वो क्या होती है। ऑप्शन आपका है, ध्यान से बताइए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपका है कि प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक प्रेशर, प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक प्रेशर, नन ऑफ दिस। तो डाइलेक्ट्रिक जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसको आप डेल्टा से लिखते हो, तो ये होता है B/T+73। ठीक है, यहाँ पे बी के जगह के कुछ होता है, इस चीज़ को याद कर लो आप। ठीक है, अगर हम बताएं तो ये देखिए, ठीक, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है डेल्टा, ये बराबर होता है 3.92 बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आई थिंक 3.92 होता है, 3.94 ऐसे ही कुछ होता है, या 4 बी ऐसे ही होता है। ठीक है, T+273 होता है, T+273। तो ये जो डेंसिटी फैक्टर, आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देख रहे हो एयर की, या फिर आप डेंसिटी फैक्टर भी इसको बोलते हो, क्या बोलते हो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है या फिर डेंसिटी फैक्टर भी बोला जाता है, एयर डेंसिटी फैक्टर। ये जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैरोमेट्रिक प्रेशर के, किसके, बैरोमेट्रिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, प्रोपोर्शनल टू बायोमेट्रिक प्रेशर। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखने से आपका नॉर्मली कर ले जाओगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेजेस,
देखिए विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज इज लोअर देन डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, हायर देन डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, इक्वल टू क्रिटिकल वोल्टेज, नन ऑफ दिस। तो 107 क्वेश्चन का जो यानी 107 नंबर का जो क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज और डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज में डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस क्या है, बस एक नॉर्मल सी बात है। आपको यहाँ विजुअल लिखा है, यहाँ पे सिर्फ डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज लिखा है। तो डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज की मीनिंग है कि इस पार्टिकुलर वोल्टेज पर जो कोरोना होगा वो क्या होगा, कोरोना सिर्फ और सिर्फ अकर होगा। कोरोना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अकर होगा। लेकिन विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज का मीनिंग क्या है कि कोरोना आपको सीइंग यानी दिखने लगेगा। यहाँ पे विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज पे कोरोना दिखने लगेगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए एक ऐसा वोल्टेज है जिसपे कोरोना आपका स्टार्ट हो रहा है, एक ऐसा वोल्टेज जिसपे कोरोना आपको दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस का मतलब क्या है कि अब देखो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज जो होगा, सबसे पहले तो एक चीज़ जानते रहो कि जो डिसरप्टिव वोल्टेज हो या फिर विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज हो, ये किसके बीच में होता है, फेज टू फेज होता है या फेज टू न्यूट्रल होता है। इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है फेज टू न्यूट्रल। ये क्या होता है, फेज टू न्यूट्रल होगा। भाई चीज़ तो आप इसको याद रखो कि विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज की बात करें या फिर डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज की, ये फेज टू न्यूट्रल होगा। ये दोनों के केस में फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है। अगर बात करें विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज की, तो ये फेज टू न्यूट्रल का वह वोल्टेज होता है जिसमें आपको ग्लो कंडक्टर में दिखाई देने लगता है, यानी कंडक्टर के आसपास एक ल्यूमिनस ग्लो दिखाई देने लगता है जो कि नॉर्मली ब्लूइश या वायलेट कलर में आपको दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे आपका ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है यानी डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज है, ये क्या है कि इस पर आपको सिर्फ जो एयर की डेंसिटी है वो क्या होगी, रीच्ड होगी, पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होगी। पूरी तरह से ब्रेक डाउन ना होगी, ब्रेक डाउन के प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे वोल्टेज कम होगा, जब ब्रेक डाउन पूरी तरह से हो जाएगी वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो जब तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ है पूरी तरह से, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज। जब पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया तो क्या हो गया, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको क्या निकल के आता है, चलो मैं इसको ना वी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, वी, ये जो होगा ये क्या होगा, कम होगा वीसी से, यानी कि ये विजुअल वीवी लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो होता है ये हमेशा किससे कम होता है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज से। तो विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज ज़्यादा होगा डिसरप्टिव वोल्टेज से। इसका मतलब है विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज इज हायर देन डिसरप्टिव वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज्ड बाय क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट। यानी क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट का मतलब क्या है कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की लिमिट अगर आपको इंक्रीज करना है, कि जैसे मैं एक चीज़ कहूँ, एक नॉर्मल सी बात कहूँ कि 20 पे आपका मान लीजिए 20 किलो वोल्ट पर आपका कोरोना हो रहा था, लेकिन इसकी लिमिट को अब हमें इंक्रीज कर देना, ये हम चाहते हैं कि 25 पे हो। तो फिर कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा कि अब कोरोना 25 पर होना चाहिए, कैसे होगा। ऑप्शन देखिए, इंक्रीज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, रिड्यूसिंग द स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, रिड्यूसिंग द रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो क्रिटिकल वोल्टेज को आपको इंक्रीज करने से क्या हो, मतलब कि कैसे कर सकते हैं। तो 108 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा इंक्रीज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। अगर हम बात करें कि क्रिटिकल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वी बराबर होता है एम इंटू जी इंटू आर। ठीक है, डेल्टा एल एन डी बाई आर। ठीक है, किलो वोल्ट पर फेज, किलो वोल्ट पर फेज। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे जो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी क्रिटिकल वोल्टेज आपको इंक्रीज करना है, क्रिटिकल वोल्टेज अगर आपको इंक्रीज करना है तो फिर ये इंक्रीज करना है तो आपको रेडियस इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि रेडियस इंक्रीज होगा तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जो कम वोल्टेज पे पहले हो रहा था अभी अधिक वोल्टेज पर होगा। अभी किस वोल्टेज पर होगा, अधिक वोल्टेज पर होगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि रेडियस अगर इंक्रीज कर देंगे तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोरोना लॉसेस आर मिनिमाइज्ड व्हेन। कोरोना लॉस आपका मिनिमाइज्ड होगा कब, कंडक्टर साइज रिड्यूस कर देंगे, स्मूथ कंडक्टर यूज करेंगे,
शार्प पॉइंट आर प्रोवाइडेड इन द लाइन हार्डवेयर, करंट डेंसिटी इन कंडक्टर इज रिड्यूस्ड। बताइए क्या होगा। 109 नंबर का जो क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले कंडक्टर साइज अगर रिड्यूस करेंगे तो कोरोना होगा नहीं, कोरोना ज़्यादा होगा। कंडक्टर की साइज जब इंक्रीज होती है तो कोरोना कम होता है। ठीक है, स्मूथ कंडक्टर यूज करते हैं। हाँ, कैसा कंडक्टर यूज करेंगे? स्मूथ कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि रफ कंडक्टर के लिए जो सरफेस फैक्टर होता है ना वो 0.8 टू 0.9 होता है, जो कि बेसिकली ACSR कंडक्टर के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्मूथ कंडक्टर यूज करोगे तो फिर यही वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, जो मतलब कि होती है एक सॉलिड कंडक्टर या हॉलो कंडक्टर के लिए। ठीक है, सॉलिड नहीं, हॉलो कंडक्टर के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर नंबर होगा कि स्मूथ कंडक्टर इज यूज्ड। स्मूथ कंडक्टर इज यूज्ड। ठीक है, तो स्मूथ कंडक्टर हम यूज करेंगे तो ये आपका होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द कोरोना लॉस इन ए पार्टिकुलर सिस्टम एट 50 हर्ट्ज इज 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। व्हाट इज द कोरोना लॉस एट 60 हर्ट्ज इन किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। अब देखिए कोरोना लॉस जो है एक पार्टिकुलर सिस्टम में जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो वहाँ पे 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर हो रहा है पर फेज। बट कोरोना की मतलब उस टाइम हम फ्रीक्वेंसी क्या कर दे रहे हैं, 60 हर्ट्ज कर दे रहे हैं, तो फिर किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ मैंने बताया था, जो कोरोना लॉस PC, कोरोना लॉस को हम PC से लिखते हैं। कोरोना लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है, हमारा प्रोपोर्शनल होता है, हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है F+25 या +25। यानी कोरोना लॉस जो होता है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसका मतलब अगर इसीलिए मैंने कहा था कि HVAC लाइन में कोरोना ज़्यादा होता है और HVDC लाइन में कोरोना कम होता है, क्योंकि PC आप देख रहे हो F+25 पर डिपेंड कर रहा है। तो पहले PC, अब चलो एक चीज़ मैं कर लेता हूँ कि आप ध्यान से समझना। ये मान लो PC1 है, ये मान लेते हैं PC2 है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला ये रख दिया F+25, F+25। अब देखो एक केस में ये जो PC1 दिया है ये 1 किलोवाट पर किलोमीटर दिया है और इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी आपकी 50 थी, ये 50 हो गया है। दूसरे केस में आपको यही पूछा, यानी ये पूछा है और यहाँ फ्रीक्वेंसी 60 दिया है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे बटे कर देता हूँ, ये बराबर कर देता हूँ ऐसे, ये बटे में हो गया। PC1 आपका कितना है, ये मान लो 1 है, ये PC2 आपसे पूछा है बराबर F+25, तो 50 + 25 75 होगा अपन F+25 60, ये 60 + 25 कितना होगा 85। तो एक 85 यानी PC2 बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो 50 है, ये PC2 ऊपर कर दो 85/75, तो PC2 बराबर आपका हो जाएगा 85/75। ठीक है, बस डिवाइड कर देना, आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये देखिए, तो आप करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर नंबर ये आ जाएगा C वाला 1.13 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, किलोवाट किलोमीटर पर फेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ए ट्रांसमिशन लाइन दैट डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट और, तो जो ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट है वो क्या होते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और शंट कैपेसिटेंस जिसको हम G से लिखते हैं। ठीक है, RL CG ये जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और शंट इंडक्टेंस होता है, शंट इंडक्टेंस। अब देखो ये क्या है, बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या आपके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जैसे ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपका यहाँ पे देखिए कैपेसिटर भी होगा और इसी के क्रॉस आपको G भी मिलता है, इसी के क्रॉस आपको क्या मिलेगा, G भी मिलेगा और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी मिलता है और इंडक्टेंस भी मिलता है। तो ये चारों के चारे जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर D होगा। इस चीज़ को आप याद कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब आप वैसे भी ट्रांसमिशन लाइन पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें वो पहली चीज़ यही मिलती है कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे, तो आपको यही चारों के चारों एलिमेंट आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्किन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, स्किन इफेक्ट डिपेंड किस पर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, परमेबिलिटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो स्किन इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है सब पर, यानी जो जो इसमें लिखा हुआ है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल। तो परमेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर पर और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर।
अगर मैं बात करूँ तो आप प्ले लिस्ट में चले जाना, पावर सिस्टम थियरी में आपको स्किन इफेक्ट का एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने स्किन इफेक्ट के बारे में टोटल डिस्कशन किया हुआ है, हर एक चीज़ को डिस्कशन किया हुआ है। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। बट यहाँ से आप हम मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। तो स्किन इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। देखिए कैसे, जैसे एक डीसी है ऐसा बना हुआ, एक एसी है। एसी में क्या होता है कि ये जैसे कंडक्ट जो करंट डीसी वाली ये डीसी है तो इससे पूरे सिस्टम से कंडक्ट मतलब करंट फ्लो होती है। लेकिन जो एसी है, एसी वाले में बस सिर्फ इससे ही करंट फ्लो होगी, यानी उसके सरफेस से ही करंट फ्लो होती है, उसके सरफेस से। तो स्किन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस से ही करंट का फ्लो होना, मतलब क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है। क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पर करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, जो क्रॉस सेक्शनल मतलब एरिया है कंडक्टर के उस पर, क्योंकि इसमें तो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रही है तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। उसके बाद परमेबिलिटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल की परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर की परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या डिपेंड करने का मतलब ये नहीं है कि क्या होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा। अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि, ठीक है, तो परमेबिलिटी भी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, परमेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है, परमेबिलिटी, तो भी आपका जो स्किन इफेक्ट होगा, स्किन इफेक्ट वो क्या होगा, स्किन इफेक्ट वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब इंक्रीज होती हैं तो स्किन इफेक्ट पर इफेक्ट पड़ता है और क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू। तो स्किन इफेक्ट के कारण ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, हाई सेंसिटिविटी ऑफ मटेरियल इज द सेंटर, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी। यानी स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू, किसके कारण, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के कारण। एक चीज़ याद रखना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी स्किन इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। स्किन इफेक्ट का मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन के सरफेस से करंट का फ्लो होना ही क्या है, स्किन इफेक्ट है। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों पर डिपेंड करता है। यानी सेल्फ इंडक्टेंस के कारण भी जो कंडक्टर का है उससे भी स्किन इफेक्ट आपका होता है, उससे भी स्किन इफेक्ट आपका होता है। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस व्हेन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज लो, करंट इज ट्रू साइनसॉइडल, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए 114 यानी 114 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर विल बी सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस व्हेन। अब देखिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसके कारण क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आई थिंक, ठीक, तो इसके कारण जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी होगा, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। यानी जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होगा ओमिक रेजिस्टेंस के। इसका मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी और इफेक्टिव मतलब इफेक्ट नहीं है, जैसे इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो जब इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये बेसिकली बात किया गया है जो कंडक्टर है उसके टोटल मतलब क्रॉस सेक्शनल से करंट का फ्लो होना, टोटल क्रॉस सेक्शनल का। टोटल क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या है कि टोटल क्रॉस सेक्शनल का मीनिंग क्या है कि डीसी पावर मतलब डीसी सप्लाई आप यूज कर रहे हो, तो डीसी में जो करंट फ्लो होती है वो पूरी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होती है, जबकि एसी में सिर्फ सरफेस से फ्लो होती है। एसी में सरफेस से फ्लो होती है। तो एक चीज़ यहाँ से भी निकल के आई कि जब भी आप डीसी सप्लाई यूज करोगे तो स्किन इफेक्ट नहीं होगा। स्किन इफेक्ट होने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी का प्रेजेंट होना। फ्रीक्वेंसी का प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि एसी सप्लाई का प्रेजेंट होना। तो एसी सप्लाई होने का मीनिंग है कि स्किन इफेक्ट होगा। डीसी सप्लाई है तो फिर ये आपका स्किन इफेक्ट नहीं होगा, स्किन इफेक्ट
नहीं होगा। तो स्किन इफेक्ट तभी होगा जब आपके पास एसी सप्लाई होगी। तो याद रखना क्वेश्चन ये भी बनता है कि डीसी सप्लाई में क्या आपका स्किन इफेक्ट होता है, तो डीसी सप्लाई में आपका स्किन इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जब आर इक्विवेलेंट बराबर होगा आर के, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ डीसी है, यहाँ पे क्या है डीसी है, तो करंट का जो फ्लो होगा टोटली मतलब कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सब जगह से करंट का फ्लो होगा। तो इसका मतलब ये डीसी सप्लाई है तो ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर। अब देखिए एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है एक कंडक्टर से, तो क्या होगा। मैंने अभी बताया कि जब भी एक अल्टरनेटिंग करंट एक कंडक्टर से फ्लो होती है तो उसके इफेक्ट मतलब कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है कि सरफेस वाला, यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगी और अंदर से करंट कम फ्लो होगी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझना, इसका मतलब है कि जब भी कंडक्टर ये है, देखो मैं ध्यान से बता रहा हूँ, कंडक्टर ये है, ये कंडक्टर, तो करंट अगर ये ऊपरी सरफेस से ज़्यादा फ्लो हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे आर क्या होगा, लो। अगर एसी की बात की गई है तो जेड लो होगा। ठीक है, तो यानी सरफेस पे क्या होगा, जेड यानी इम्पीडेंस आपका लो होगा, और सरफेस के अंदर यानी कि कंडक्टर के कोर मटेरियल यानी कोर में यानी बीच में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जेड क्या होगा, हाई होगा। तो जहाँ पे जेड हाई होगा वहाँ पे करंट कम फ्लो होगी, जहाँ पे जेड कम होगा वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगी। देखो ये होता कैसे, एक थोड़ी सी हम और डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं। देखिए जैसे एक कंडक्टर है, इसको हम बनाते हैं ऐसे मतलब कि एज ए मतलब कि स्टैंडर्ड करके ऐसे बनाते हैं कंडक्टर को। अब अच्छा ध्यान से चलिए मैं फिर से बना देता हूँ, ये देखिए ये कंडक्टर ऐसे 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 ऐसे। अच्छा एक चीज़ देखो, जो इसके पास अपना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसकी मैग्नेटिक लाइन्स होगी, तो ये सिर्फ इससे लिंक करेगी, इससे लिंक करेगी, इन सबसे, और ये जो मतलब इससे भी लिंक करेगी और इनसे भी लिंक करेगी, इनसे भी लिंक करेगी, इनसे भी लिंक करेगी। लेकिन ये जो बाहर वाले हैं ये तो किसी से नहीं लिंक कर, इनके पास अपना ही सिर्फ मतलब कि इंडक्ट मतलब फ्लक्स होगा, इनके पास भी सिर्फ अपना ही फ्लक्स, इसके पास भी अपना ही फ्लक्स, इसके पास भी अपना फ्लक्स। तो इसका मतलब है कि बाहर बाहर आपको यल ज़्यादा कम दिख रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो है, देखो यल जो होता है ये डिपेंड करता है एन फाइव बटे आई पर, एन फाइव बटे आई यानी फ्लक्स जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे यल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अंदर फ्लक्स लाइंस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब अंदर यल भी ज़्यादा होगा। अगर अंदर यल ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सएल, एक्सएल बड़ा होता है 2 पाई एफ एल, तो अंदर यल ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सएल भी अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर अंदर ये एक्सएल ज़्यादा है तो जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो अगर एक्सएल ज़्यादा है तो इसका मतलब जेड ज़्यादा होगा। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि एक्सएल अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जेड भी ज़्यादा होगा। और बाहर आपका एक्सएल कम है क्योंकि ये सिर्फ इसके पास अपना मैग्नेटिक लाइन्स है, तो यहाँ पे सिर्फ अपना फ्लक्स होगा, तो जिससे फ्लक्स कम होगा अंदर की तुलना में, तो यल भी कम होगा। जब यल भी कम होगा तो इसका मतलब जेड भी कम होगा। ठीक है, यल कम है तो एक्सएल भी कम होगा, एक्सएल कम है तो जेड भी कम होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अंदर जेड हमारा ज़्यादा है, बाहर जेड कम है, तो करंट सिर्फ बाहर से ज़्यादा फ्लो होगी और अंदर से कम फ्लो होगी। ठीक है, अंदर से कम करंट फ्लो होगी, बाहर से ज़्यादा करंट फ्लो होगी। यही प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट कहलाता है। स्किन इफेक्ट में होता क्या है कि जो करंट का फ्लो होता है कंडक्टर के ऊपरी सरफेस से, करंट का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्किन इफेक्ट। तो देखिए पोर्शन ऑफ कंडक्टर नियर द सरफेस कैरी मोर करंट इन द कंपैरिजन ऑफ द कोर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कंडक्टर का सरफेस है वो कैरी करेगा मोर करंट और कंपैरिजन टू कोर, यानी कोर का मतलब बीच में ज़्यादा कम करंट फ्लो होगी और बाहर आपकी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल बी। अगर ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने का मतलब इंक्रीज द शंट रिएक्टेंस, डिक्रीज द लाइन रिएक्टेंस, इंक्रीज द लाइन रेजिस्टेंस, डिक्रीज सीरीज रिएक्टेंस। तो देखिए मतलब 116 नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारा इंक्रीज होगा लाइन रेजिस्टेंस। इंक्रीज क्या होगा, लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, किसके कारण ये होगा, बेसिकली स्किन इफेक्ट के कारण है। किसके कारण होगा, स्किन इफेक्ट के कारण होगा। ठीक है, तो देखिए स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है, लाइन रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। देखो अगर स्किन इफेक्ट है तो करंट मतलब रेजिस्टेंस मान लो पहले आपके पास आर था और उसमें स्किन इफेक्ट हो गया तो फिर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट आर हो जाएगा, 1.5 आर हो जाएगा। ठीक है,
तो R पहले रहेगा जब स्किन इफेक्ट नहीं हुआ होगा, जब स्किन इफेक्ट हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, मतलब 50% इंक्रीज हो जाएगा, हम कह सकते हैं 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 1.5 R हो जाएगा। ठीक है, 1.5 गुना आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट इन, मतलब कि स्किन इफेक्ट किस में एग्जिस्ट होता है। तो क्या है, स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट इन केबल कैरिंग डीसी करंट, डीसी ट्रांसमिशन लाइन ओनली। तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, या फिर डीसी ट्रांसमिशन लाइन में होगा, या फिर ऑप्शन और क्या है, एसी ट्रांसमिशन लाइन में होगा, या डीसी एज वेल एस एसी ट्रांसमिशन लाइन। तो मैंने अभी कहा कि जहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगी वहाँ पे स्किन इफेक्ट होगा, वहाँ पे स्किन इफेक्ट होगा, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं होगी वहाँ पे स्किन इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब एसी होगा तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगी, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो एसी ट्रांसमिशन लाइन है सिर्फ वहीं पर स्किन इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट से होता क्या है, ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ो फिर बताना। इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस, उसके बाद रिड्यूस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस, इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट रिड्यूस द इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस, रिड्यूस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट इंक्रीज द इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस। अब ध्यान से अगर समझो ना, तो मैं एक चीज़ बताऊं कि जो स्किन इफेक्ट होता है ना, इससे क्या है कि देखो जैसे ये पोर्शन है, यहाँ पे करंट का ज़्यादा फ्लो होना, यानी इस पोर्शन से बाहरी पोर्शन मतलब कि सरफेस से करंट का ज़्यादा फ्लो होना, अंदर से कम फ्लो होना, तो अंदर का इम्पिडेंस ज़्यादा है, अंदर का क्या है, इम्पिडेंस ज़्यादा है, लेकिन अंदर आपका जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अंदर का जो रिएक्टेंस होता है, इंटरनल रिएक्टेंस, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, और अंदर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट रिड्यूस द इंटरनल रिएक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा कि इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट रिड्यूस द इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द स्किन इफेक्ट ऑफ कंडक्टर रिड्यूस विथ इंक्रीजिंग, यानी अगर आपको स्किन इफेक्ट क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी नहीं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल ऑफ कंडक्टर मटेरियल, परमेबिलिटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि रेजिस्टिविटी अगर कंडक्टर मटेरियल की आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तो आपका जो स्किन इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो स्किन इफेक्ट जो होता है, स्किन इफेक्ट, ठीक है, स्किन इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर ये आपका बढ़ेगा तो ये स्किन इफेक्ट आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि रेजिस्टिविटी अगर कंडक्टर मटेरियल की इंक्रीज करेंगे तो स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है स्किन इफेक्ट इन कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। तो स्किन इफेक्ट जो होता है कंडक्टर में वो किसके बराबर होता है, ऑप्शन क्या है, डायामीटर ऑफ कंडक्टर पावर 1/2, डायामीटर ऑफ कंडक्टर, डायामीटर ऑफ कंडक्टर स्क्वायर, डायामीटर ऑफ कंडक्टर मतलब पावर 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी स्किन इफेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है डायामीटर ऑफ कंडक्टर के स्क्वायर की, डायामीटर ऑफ कंडक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, डायामीटर ऑफ कंडक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट एट यूएचबी, यानी अल्ट्रा हाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट एट यूएचबीएफ, तो कॉपर ट्यूब्स आर सिल्वर प्लेटिंग आर यूज्ड, कॉपर रॉड विथ सिल्वर प्लेटिंग आर यूज्ड, एनोडाइज कंडक्टर आर यूज्ड, पेंटेड कंडक्टर आर यूज्ड। तो 121 का जो क्वेश्चन है ना, इसको आप याद रखना कि कॉपर रॉड्स विथ सिल्वर प्लेटिंग आर यूज्ड। तो कॉपर रॉड हम यूज करेंगे जो कि किसके साथ प्लेटिंग की जाएगी, सिल्वर प्लेटिंग की होगी। तो कॉपर रॉड का हमारा यूज करना और सिल्वर प्लेटिंग के साथ, तो फिर स्किन इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा यूएचएफ लाइन्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब कि प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से ले लेना। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज़ लाइक वगैरह भी आप करते चलो, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।